वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आरबीआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं जिनमें एग्जाम में आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है या जीके पूछा जाता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते आते हैं। किसी न किसी एग्जाम्स में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, तो पहले मैं बेसिक बता दूंगा। बेसिक में क्या क्या चीज़ें होंगी वो बताएंगे। 5 मिनट जो है आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर कमेंट करना है। ओके, ठीक है। इन सभी की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आपका वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, ऑनलाइन फीस स्टडी नाम से आप जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो देखिए, हमें मेनली 3 जो है हिस्ट्री के पार्ट पढ़ने होते हैं: प्राचीन काल, मध्यकालीन और आपका आधुनिक भारत। ओके, ये 3 हमें पढ़ने होते हैं। इन 3 को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। पहला देखिए, पुरापाषाण काल होता है या पाषाण काल होता है। पाषाण काल की बात करेंगे जो कि 7000 एडी से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक रहता है। ओके, जिसमें मेहरगढ़ संस्कृति आती है, सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, हड़प्पा संस्कृति आएगी। तो ये आपसे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी। ओके, मेहर घाटी सभ्यता कब से कब तक थी। ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 3 या 300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक होती है। हड़प्पा संस्कृति जो होगी वो 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक होगी। वैदिक काल स्टार्ट होगा हमारा। वैदिक काल में हमारा आएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक होगा। फिर प्राचीन भारत का इतिहास आएगा, जिसमें हम प्राचीन भारत के साथ मेनली हम पढ़ने वाले हैं आपका महाजनपद, मगध साम्राज्य, ओके, सातवाहन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश और शक साम्राज्य या कुषाण साम्राज्य। ओके, ये हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका रहेगा 1200 से लेकर 240 ईसा पूर्व तक। ओके, ईस्वी तक रहेगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत, जो कि 240 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक रहेगा, जिसमें हमारे कौन कौन से काल आएंगे। चोल साम्राज्य आएगा, काल नहीं आएगा। सुन, साम्राज्य कौन कौन से आएंगे, ये काल है मध्यकालीन। उसमें कौन कौन से साम्राज्य होंगे उनके बारे में, चोल काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में, पाल वंश के बारे में या पाल काल। ओके, पाल जो साम्राज्य है, प्रतिहार या राजपूत। ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में आएगा हमारा मध्यकालीन, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से भी पूछता है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो काल होगा वो स्टार्ट होगा, यानी कि हमारा मध्यकालीन भारत है, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी। ठीक है। ओके, यानी कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 500 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक चला है, जिसमें हमारा दिल्ली सल्तनत आएगी। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो है तुगलक वंश आएगा, मुगल सल्तनत आएगी, दक्कन आएगा। ओके, और ये सारे साम्राज्य हमारे यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, ये सारे आपको डेट लिखी हैं, वन बाय वन बताते जाऊँगा, जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी बताते जाऊँगा। ओके, फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, भारत यानी आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि 1762 से लेकर 1947 तक। ओके, जो कि हमारा मॉडर्न, फिर मॉडर्न जो है भारत का मॉडर्न इतिहास होगा, जहाँ पर हम मराठा इतिहास को, सिख साम्राज्य को और औपनिषद जो काल है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम अब क्वेश्चन करेंगे इकट्ठे। क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें बताते जाऊँगा, कौन सा क्या वंश है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन आपको आंसर करते जाना। ओके, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन आपके पास है, मैं आपको आंसर देते जाऊँगा। देखिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं टॉप 200 आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, टॉप 200। ओके, इस वीडियो में 100 मिलेंगे और 200 जो हैं वो आपको, और 100 और बचे हैं वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएंगे। कल मॉर्निंग में कितने बजे मिल जाएंगी, जो कि मिल जाएंगे आपको 10 AM पर। ठीक है, 10 AM पर मिल जाएंगे दोनों के दोनों, और आपको फिर 5 के बाद 5 या 6 AM पर एक लाइव क्लास मिल जाएगी, वो भी आपको अटेंड करनी है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। क्या थे, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। ओके, ये देखिए याद रखेंगे, ये लगभग में है 8वीं सदी का समथिंग टाइम बताया है। ओके, याद रखेंगे। सेन वंश की स्थापना किसने करी थी, सेन वंश की स्थापना करी थी हेमंत सेन ने। किसने करी थी, हेमंत सेन ने। ओके, सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, इसकी स्थापना हेमंत सेन के द्वारा करी गई थी। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। कृष्ण प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश का राजा था, जिसने क्या बनवाया आपको बताना है। एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और इनमें से कुछ नहीं। ओके, तो ये गुफाओं से इंपॉर्टेंट है, आप आंसर देंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत फेमस है, आपको बताना है, कमेंट करना है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है। ओके, और ये किसने बनवाई थी। ओके,
तो ये बनवाई थी आपकी, याद रखेंगे एलोरा, ये जो है एलोरा की शिव, ये कृष्ण प्रथम ने बनवाई थी, ये एलोरा की गुफाएं बनवाई थी, एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे जो कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाई गई थी। ओके, अब मुझे कमेंट करेंगे एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। ओके, किस स्टेट में, इतना ही बता देंगे तो आपका चल जाएगा, क्योंकि स्टेट में ही आपको इंपॉर्टेंट वहाँ पर मिल जाएगा। बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ओके, तो यह कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। ओके, भारत की रुई अन्य रुइयों के से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? कमेंट करेंगे। भारत की रुई और अधिक और जगहों से और अन्य रुइयों से सफ़ेद है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का एक राजपूत था। ओके, राजदूत था। उसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत पूछा जाता है कि इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज कौन था? ये एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काम करता था। ओके, लेकिन ये दार्शनिक भी था, याद रखेंगे याद। ओके, गुप्त वंश के राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? गुप्त वंश के राजा हैं, उन्होंने कौन सिक्के चलवाए थे? दीनार के, ड्रम के, रूपक के या स्वर्ण के? तो ऑप्शन केवल 4, केवल 1, केवल 1 और 3 या 1 और 4। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 और 4, यानी कि दीनार और स्वर्ण दोनों की चलवाए थे। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए। दीनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था। ओके, स्वर्ण जो ये सेना और चांदी का, जो सोने और चांदी के बने शुद्ध भारतीय सिक्के थे, याद रखेंगे। पहले भारतीय शुद्ध सोने के सिक्के जो है गुप्त वंश के समय में चलवाए गए थे, याद रखेंगे। ओके, अगला है कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाण वंश जो है वो किसके सिक्के चलवाए थे? इन्होंने सोने के, चांदी के, तांबे के या इनमें से कुछ नहीं? कुषाणों ने सोने के सिक्के जो है इनमें से कोई भी उपरोक्त में सभी आएगा। ओके, कुषाणों ने सभी सिक्के बनवाए, यानी कि सोने के भी चले, चांदी के भी चले, तांबे के भी चले। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। इनको क्या कहते थे? तुषारी भी कहा जाता था। ओके, क्या कहते थे? तुषारी भी कहा जाता था। ओके, अंतिम मौर्य शासक या सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था, बृहदत्त था, संप्रीति था या इनमें से कोई नहीं था? तो बृहदत्त जो है इनका अंतिम जो है शासक था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मरवा दिया गया था। पुष्यमित्र, ओके, याद रखेंगे। और इसको मारने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इनको मारने के बाद में शुंग वंश की स्थापना करी थी। ये भी उसमें लिखा हुआ है, तो आप एक बार चेक करेंगे। अभिधम्म के कथावथ्यु के बारे में किसने लिखा? अधिधम्म में जो कथावथ्यु है वो उसके बारे में किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट करेंगे। यह लिखा गया था मोगलीपुत्र के द्वारा। ओके, मोगलीपुत्र के द्वारा लिखा गया। मोगलीपुत्र 30 बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान रहे हैं। ओके, वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। अशोक कौन? अशोक सम्राट, ओके, याद रखेंगे, थे। और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। दोनों ही थे। दोनों के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अशोक के और उनके पुत्र के। तो ये थे आपके मोगलीपुत्र। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सुरा का प्रयोग जो है किस वैदिक काल में किया जाता था? सुरा का प्रयोग स्वत्रमणि, ओके, स्वत्रमणि में किया जाता था। वैदिक काल में स्वत्रमणि यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। ओके, अगला है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? किस नदी के किनारे हुआ? आपको कमेंट करना है। तो ये नदी थी, ओके, परुषणी। क्या है? परुषणी। 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ। इसमें भारत जन के राजा सुदाश ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। एक साथ 10 राजाओं को हराया था। क्या रखेंगे? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? देखिए, आपने बहुत सारे विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पे सोमपुरी पूछा है, ये कई बार एग्जाम में आया है। ये थोड़ा सा आपको लगता होगा यार ये कौन सा विश्वविद्यालय है, तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धर्मपाल के द्वारा जो है इसको बनवाया गया। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल की पालवंशी राजा धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? अभी हमने पढ़ा है रामपाल ये है, ठीक है। तो रामपाल ने जो है यहाँ पर जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना करी। किसने करी? जगदल ने जो है रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ओके, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी?
महामाया जो है वो किस वंश से थी आपको बताना है, जो कि गौतम बुद्ध की माँ थी। ओके, यह कोलिक वंश की थी, कोलीय वंश की। किसकी? कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंश यानी कि जो कोलीय वंश था उनकी रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। शुद्धोधन कौन है? गौतम बुद्ध के पिताजी थे। ओके, महामाया कौन है? उनकी माता जी। ओके, नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया था भट्टाकार ने। किसने? भट्टाकार ने कराया था। ओके, किसने कराया? भट्टाकार ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला का जो है विकास कराया धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो कि प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल के द्वारा कराया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? यह किसके काल में हुआ? यह हुआ नालंदा कुमारगुप्त के समय हुआ। याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कमेंट करके बताएंगे किस स्टेट में पड़ता है, सभी को पता है। ओके, तो मुझे बता देंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ था। गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। ओके, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? बौद्ध धर्म का कौन सा ऐसा अंग है जो उसमें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हीनयान इनका एक अंग है। किसका? बौद्ध धर्म का। हीनयान बुद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और ना ही विश्वास करता है बुद्ध भगवान के। ये बौद्ध को भगवान भी नहीं कहते हैं और मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते। कौन? हीनयान। ओके, ये कौन सा धर्म का अंग है? ये बौद्ध धर्म का अंग है। ओके, अगला है कौन सा पिटक नैतिक उपचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक जो है वो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? यह बताता है विनय पिटक। कौन सा? विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक उपचार संहिता के बारे में बताता है। इसमें मुख्यतः कानून, संघ, भिक्षुओं और जो भिक्षुणी मतलब जो महिलाएं होती हैं के नियमों के बारे में बताया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई ये क्वेश्चन? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताया गया है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताया गया है? तो ये ग्रंथ का नाम है सूत्र पिटक। क्या है? सूत्र पिटक। ओके, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो महायान का विकास जो हुआ वो कनिष्क के समय हुआ। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था, या फिर हम बोलेंगे इसका एक हिस्सा था। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। असंग की इसकी शुरुआत जो है असंग ने की थी। किसने करी? असंग ने की थी। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? संगति मतलब कौन सा काल में हुआ था? तो यह हुआ था चतुर्थ काल में। ओके, चतुर्थ संगति में हुआ था। ओके, चतुर्थ संगति उनकी हुई थी। ओके, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ संगति के में हुआ था। यह 72 ईसा में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ओके, नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ओके, महाकश्यप। ओके, कौन थे? महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। पहली संगति हुई थी किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। इसके अध्यक्ष महाकश्यप रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पहली, दूसरी, चौथी सारी होंगी। ओके, बात बाद में करेंगे। ये डी है इसका आंसर। इसके अध्यक्ष रहे सबकवि। कौन रहे? सबकवि। ओके, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी। यह काल अशोक, यह जो है काल था अशोक अशोक के समय का काल था। काल अशोक के समय था। ओके, नेक्स्ट है किसके काल में चतुर्थ संगति हुई थी? चतुर्थ संगति किस काल में हुई थी? ये हुई थी कनिष्क में। चतुर्थ भी अभी हमने बात करी, चतुर्थ अभी बात करी थी इसके बारे में, चतुर्थ के बारे में। ओके, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप। ओके, तो इनका चिन्ह बताता है घोड़ा। ओके, याद रखेंगे गृह त्याग को। ठीक है, गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्माण को
चिन्ह बताता है बोधि वृक्ष। कौन सा बताता है? बोधि वृक्ष बताता है। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध का निर्माण को बताता है। गौतम बुद्ध को कश्मीर में निर्माण प्राप्त हुआ था। क्या होता है? निर्माण प्राप्त होता, वो कहाँ पर होता? बोधि वृक्ष के नीचे। ओके, बोधि वृक्ष मतलब जो एक बट का वृक्ष है। ओके, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? इनके जीवन को कमल का चिन्ह बताता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? कमेंट करेंगे, चन्ना, कंथन या देवदत्त। ओके, कमेंट कर देंगे इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध के सारथी कौन थे? गौतम बुद्ध के सारथी थे चन्ना। ओके, अगला है कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? तो इनका संबंध था घोड़ा। कंथक जो है गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा का नाम था कंथक। ओके, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सभी को पता है महाकाव्य कौन सा है, तो यह है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसकी रचना सबको पता है, वेद व्यास के द्वारा करी गई थी। ओके, बोझ कोई क्या है? बोगज कोई अंजिलेख कहाँ खोजा गया? बोगज कोई अभिलेख जो है कहाँ पर खोजा गया? यह खोजा गया था टर्की में। कहाँ पर खोजा गया? टर्की में खोजा गया। अष्टांग संग्रह की रचना किसने करी? अष्टांग संग्रह की रचना किसने करी? ये बाघभट्टे ने करी थी। अष्टांग संग्रह जो है आयुर्वेद से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना बाघभट्टे के द्वारा करी गई थी। ओके, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था चालुक्य, पल्लव और पांडव वंश के बीच में। ओके, अगला है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? कोरोमंडल शब्द को। ओके, तो यह लिया गया है चोल वंश से। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, कौन सा कथन गलत है इनमें से? पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी, चोरों की राजधानी वंशी थी, या बेदह राज की राजधानी मिथिली थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं गलत होगा, बाकी सारे कैसे कथन है? सारे सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? अग्नि, वरुण, इंद्र या सोम? तो ये है सोम के लिए। ओके, नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में है? तो यह है अंतिचक। कहाँ है? अंतिचक। अब बात करेंगे इसके बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। किसने करा? बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ओके, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध कहा गया है? किसे कहा गया है? ओके, तो ये कहा गया है मैत्रेय को। किसको कहा गया? मैत्रेय को कहा गया। बौद्ध धर्म में महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया था। ओके, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? ओके, दो वंशों के राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत को भी संभाला था। ओके, तो ये आएगा आपका प्रतिहार और जो है पोल वंश। ओके, तो 8वीं सदी में राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश और दक्कन में राजपूत वंश। ओके, पाल नहीं है वो, पोल नहीं, वो पाल वंश है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर जो है ये जो है पाल वंश है। ओके, ये पाल है। ओके, पोल लिख रहा है वो, मैं कमेंट समझ में नहीं आ रहा था, मैंने पाली वंश है वो, सॉरी फॉर दैट, सही कर लिएगा इसको। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो ये कौन सा कहलाता है? सेन वंश कहलाता है। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामान्यतः सैन ने की थी। ओके, सामंत सैन ने करी थी। यह 11 से 12वीं सदी के दौरान में जो क्षत्रिय वंश था वो उसका उदय हुआ था। ओके, अगला है, कौन सा मिलान सही, मतलब इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? ओके, इनमें से कौन सही है? सही तो देखिएगा यहाँ पर रत्नावली राजेश्वर सही है। ओके, नागनाद एक संस्कृति नाटक है। क्या है? एक सांस्कृतिक नाटक है जिसकी रचना, अगर हम बात करें, नागनाद जो है क्या है? ये एक संस्कृति नाटक है। इसकी रचना हर्ष ने करी थी।
मुद्राक्षक की रचना विशाखदत्त ने करी थी। किसने? विशाखदत्त ने करी थी, बिल्कुल सही है। ओके, इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना था। तो रत्नावली की जो स्थापना है वो राजशेखर ने करी थी, जो हमने सही कर लिया। बाकी सारे के सारे आपको सही मिलेंगे। मच्छिकट की रचना सुदत्त ने करी थी। रत्नावली की रचना उदयन ने करी थी। ओके, अगला है परम सौगात की उपाधि जो है किसको धारण थी। ओके, परम सौगात की जो उपाधि है वह मिली है राजवर्धन को। किसको? राजवर्धन को। परम सौगात की उपाधि राजवर्धन ने धारण की। राजवर्धन हर्ष की बहन राजश्री के पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। ओके, अगला है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? राज चिन्ह बनाया, गरुड़ को चिन्ह बनाया है। तो ये बनाया पल्लव वंश ने। पहले बनाया गुप्त राजाओं ने, फिर बनाया पल्लव वंश ने। गुप्त राजाओं के बाद जो है गरुड़ को अपना राज चिन्ह जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी करे? राजा के नाम के सिक्के, सातवाहन जो वंश है उसमें से किस व्यक्ति ने, किस राजा ने जो है अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो ये नाम था सातकर्णी प्रथम। क्या है? सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश जो है आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाली प्राचीन ब्राह्मण कौन थी? ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश, गुजरात तक फैला था। सातकर्णी प्रथम थे सबसे पहले अपने नाम के सिक्के ने चलवाए थे। उन्होंने ही सबसे पहले कांच के सिक्के भी चलवाए थे, जो कि विफल रहे थे, आई थिंक। ओके, युद्धेय का प्रथम स्थान कहाँ है? ओके, यह स्थान है आपका रोहतक। युद्धेय का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय युद्धेय के प्रमुख देवता रहे हैं। ओके, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? कांची का राजा कौन था भाई? कांची का राजा था विष्णुगुप्त। ओके, विष्णुगुप्त, ठीक है। गुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उनका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? पल्लव वंश का राजा था। ओके, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वमेधों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखेंगे। तो ये जो है वो करवाया था आपका प्रवरसेन ने। किसने? प्रवरसेन प्रथम के द्वारा करवाया गया। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था, याद रखेंगे। प्रथम वाकाटक राजा था, याद रखेंगे। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसने 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया है। किस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने करी थी? ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन रहे हैं। ओके, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने करा? सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। ग्रीक रोमन साहित्य में कहा गया। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? ये किसने दिया या किसने बोला या किसने बताया, ये आपको बताना है। ये है आपका विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसके अलावा उसे सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। सेंड्रोकोट्स, ओके, एक ही बात है। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए हैं? सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे, राजा की बात हो रही है। तो ये होगा मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के साथ एंटियोकोस प्रथम के राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राजा में डाइमुकस नामक सीरियाई राजदूत था। क्या नाम था? डाइमुकस नाम का एक सीरियाई राजदूत था। अशोक ने 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। ओके, तो फ्रेंड ये हमारी एक वीडियो है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं, जो कि खान सर की वीडियो का जो है ये यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन यहाँ पर लेके आते हैं। 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पॉकेट जीके के क्वेश्चन है, ये भी आप देखिएगा। ये लाइव क्लास होती है। ये आज क्लास आई थिंक नहीं हो पाएगी, अगर ये वीडियो जो है 7 PM पर चल रही होगी तो ये नहीं हो पाएगी। बाकी आपको कल जरूर लाइव क्लास मिल जाएगी। ओके, इसी की, ठीक है, 6 से 7 PM के बीच में होती है। इसको जरूर देखेंगे, लाइव क्लास होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। किस राज्य के राजा ने देवदूत
की उपाधि अपनाई थी। तो देवदूत की उपाधि अपनाई थी कुषाण ने। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, याद रखें। कनिष्क का है क्या, कुषाण यानी कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारियों ने देवदूत की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ है देवताओं का पुत्र। ओके, अगला है महासंघीय निकाय कहाँ विकसित हुआ, कहाँ पर इसको विकसित किया गया। यह विकसित किया गया वैशाली में। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं का संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघीय और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन संघीय नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान के रूप धारण करा था। याद रखेंगे, महायान और हीनयान जो है वो इसी के रूप हैं, किसके, महासंघीय और आपका हीन संघीय। ओके, जो वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति में ये अलग अलग हुए थे। ओके, कौन सा मिलान सही है, ओके, मतलब सही बताना है आपको। तो सही कौन सा है, शाक्य कपिलवस्तु। ओके, कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा जो है सुदत्तधन राज्य करते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म, ओके, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म रखना है। ओके, ये थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है उसमें। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की, कमेंट करेंगे। जो पत्नी और बच्चों को अगर आप बेसहारा छोड़ देते हैं और भिक्षु बन जाते हैं, तो ये जो है किस व्यक्ति ने जो है ऐसा इसको जो अपराध जो है माना है। ओके, तो यह माना है आपका चाणक्य ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कालगुरु थे। उन्होंने विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, क्या कहते हैं उन्हें, विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी उन्होंने करी थी। ओके, 23वीं जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित है। 23वीं जो तीर्थकर थे वो किस जगह से थे, तो ये थे वाराणसी से। तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी बमा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईसा में पाऊ की जगह पर रहते, पाऊ की जगह नाम है। उन्होंने सिखराजी में निर्माण प्राप्त किया, सिखराजी में निर्माण इन्होंने प्राप्त किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किया गया था। ओके, कौन शिक्षक। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, ABCD में यहाँ से आंसर देना है। ABCD भी हो सकता है, B भी हो सकता है, D भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा A और 1। ओके, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 कौन सा, अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के। इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलार कलाम और ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह संख्या दर्शन के विशेषज्ञ थे। पीयू ली कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षकों में थे। इन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी थी। ओके, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है, इनमें से आपको बताना ऋग्वेद की शाखा कौन सी है। तो ऋग्वेद की शाखा है शाकल। ओके, ऋग्वेद की पहली पुस्तक, ऋग्वेद जो है विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी 2 शाखाएं, एक पहला है शाकल और दूसरा है वाशकल। ओके, याद रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है, किस शक राजा का नाम दर्ज है। तो रुद्रदमन का जो है इस नाम इसमें है। ओके, किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदमन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का निर्माण पुनर्निर्माण जो है सुदर्दमन ने कराया था, और ये मौर्य के द्वारा कराया गया था। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई। चतुर्थ संगति हुई कनिष्क के समय हुई। चतुर्थ संगति कनिष्क के समय हुई। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। संगति में अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। ओके, और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पर थी, चौथी संगति हुई थी आपकी कुंडलवन में। ओके, कश्मीर में। मथुरा का कला स्कूल
का उन्नत समय किस काल का था? ओके, तो कमेंट करेंगे। ये तो आपका आंसर कुषाण काल का। मथुरा का कला स्कूल कला के श्रेष्ठ का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कि कुषाण का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ राज्य था। ओके राजा था। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? पहला शक राजा कौन सा? तो शक राजा था मोगा, क्योंकि मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत के शक राजाओं की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत में बड़े हिस्से को बड़े हिस्से को अपने राज्य में मिलाया। ओके, स्ट्रैटगोज की नियुक्ति किसने की? स्ट्रैटगोज की नियुक्ति किसने करी? स्ट्रैटगोज की नियुक्ति यवन ने करी। स्ट्रैटगोज यवन के सेना अध्यक्ष को कहा जाता था। किसको कहते थे? स्ट्रैटगोज यमन के जो सेना अध्यक्ष होते थे उनको हम कहते थे। ओके, नेक्स्ट है 1920 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ओके, तो ये जो है डेमेट्रियस ने करा था। 1930 में डेमेट्रियस नामक यमन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य पर इनका बड़ा इलाका जो है जीत लिया था। ओके, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनाडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ओके, तो यह बनाई है इनके राजधानी अपनी कहाँ पर? तक्षशिला में। मिनाडर प्रथम प्रसिद्ध यमन राजा था, उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? ओके, तो ये बनवाया था आपका हेलियोडोरस ने। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया और राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। ओके, अगला है सर्वप्रथम सेना के सोने के सिक्के किस राजाओं ने जारी करे थे? तो ये भी आई थिंक तीसरा चौथा क्वेश्चन वही था। यमन ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला श्रेय यमन राजा को जाता है। ओके, बृहत कथा की रचना किसने करी? बृहत कथा की रचना किसके द्वारा करी गई? यह करी गई थी गुणाणैक के द्वारा। गुणाणैक कैसे कुछ करके है। ओके, याद रखिए, थोड़ा सा जो कठिन हिंदी है। ओके, बृहत कथा की रचना गुणाणैक ने राजा हाल के राजकवि थे। ओके, अगला है किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? ओके, तो ये था गौतमी पुत्र शतकर्णी ने जीता। गौतमी पुत्र शतकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापस जीत लिया, जिसे पूर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। ओके, सातवाहन राजा क्या हो गए थे? इससे हार गए थे। ओके, इसमें कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? सातवाहन काल संबंधित कौन सा है? नासिक शिलालेख। नासिक शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमी शतकर्णी की माँ गौतमी के नाम बनवाया गया। इसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रिय के का मान मर्दन करने वाला बताया गया था। ओके, अगला है सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना करी थी? ओके, कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आएगा राजा हाल। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह था। ओके, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान की भूमि देना प्रारंभ करी? तो यह आएगा सातवाहन वंश। इन्होंने अनुदान यानी जो ब्राह्मण हैं उनको सबसे पहले भूमि देना किसने प्रारंभ किया, वो यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी था। ओके, वो गुजरात में भी था थोड़ा बहुत। ओके, का वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान की भूमि दी, और सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति थे। ओके, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी
है। तो ये लुम्बिनी होगा। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8 भी हिस्सा कर योग्य के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन निगलिवा और रुमनदेई शिलालेख में पाया जाता है। कहाँ पर है? लुम्बिनी में। ओके, अगला, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ओके, ये ग्रंथ जो हैं किस जो है में है, याद रखेंगे, कमेंट करना है। तो ये है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइएगा मुझे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता कौन सी है? इसकी सबसे अनोखी विशेषता क्या है? कमेंट करेंगे। इसकी सबसे अनोखी विशेषता, इसमें शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता धोलावीरा शहर आज के गुजरात में है स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता शहर को 3 हिस्सों में विभाजित करना है। ओके, क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? कौन सा राज्य? ओके, तो यह है आपका 3 और 4। 3 में कौन सा भी है? कौशल और मगध। ओके, अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन के प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है। ओके, इसके अलावा कौशल के राजा प्रसन्नजित गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध के राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रत्यक्ष संबंधित थे। ओके, तो यहाँ पर आपका आएगा कोमल और मगध। ओके, कौशल और मगध, सॉरी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 और 4 इज करेक्ट। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में आपको ये कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा इनमें से गलत है। ओके, पहला गलत है, डी गलत है यहाँ पर। वेतन की अधिकता, तो यहाँ पर देखेंगे पहला सही है, मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था थी। बी, अनाज की खेती यहाँ पर होती थी। सी, कृषि आधारित समाज था। डी, वेतन आधारित नहीं था। वेतन आधारित नहीं था, ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ओके, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालयों का प्रयोग किया गया? तो ये जो शाखा होगी वो चरण होगा। चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालयों का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने करी? तो यह करी बररुचि ने। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत रचना जो है बररुचि ने की थी। इसकी तिथि जो है अभी तक नहीं पता है। ओके, अज्ञात है, याद रखेंगे। मेगस्थनी द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? मानी एक सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। तो यहाँ पर सी जो है हमारा सत्य नहीं है, या कि हमारा देखिए ए सही है। भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा, लोहा है, ये किसने कहा? मेगस्थनी से कहा। बी, भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। ओके, सही है। डायनोसियर्स ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, बाकी सी गलत था। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये गलत था। ओके, ये नहीं था, उन्होंने ये नहीं कहा। इनमें तीसरा कथन गलत है। प्राचीन भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश होने के कारण है। ओके, यहाँ पर बारिश नियमित होती है, तो यहाँ पर अकाल करने का कारण नहीं पड़ा। ओके, निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? तो सभी को पता है भैया किसने लिखा? साइक्लेक्स ने लिखा। ओके, साइक्लेक्स, यहाँ पर हेरोडोटस मत कर दीजिएगा, साइकल्स ने लिखा। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइकल्स भारत आया और उसे दौरियस नामक राजा ने भेजा। इसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं, इसलिए हम डेट नहीं बता सकते, लेकिन ये सबसे पुराना है। ओके, अगला है नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? तो ये भारत का नाम है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभी वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभी के नाम पर था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है, आपको बताना है सभी कथन में से कौन सा सही है। तो ये कथन जो है ऑप्शन 1 और 2 कौन सा है? कथन की रचना करी गई। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 होगा दोनों।
अंडाल एक महिला संत थी जिनकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। इसके अलावा कराईकल अम्बायार कि ये नाम शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। ये दोनों कथन सत्य हैं, बाकी और दो थे वो गलत थे। ओके, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामत्ता नियुक्त किया है? कौन सा धर्म जो है महामत्ता जो है इन्होंने बनाया? इन राजा का नाम बताना है तो राजा का नाम है अशोक। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामत्त नियुक्त किया जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ये एक व्यक्ति होते थे, कुछ ग्रुप होता था धर्म। ओके, ये एक ग्रुप होता था, महामत्त इनको कहते थे, और ये ग्रुप जो है अपने धर्म का प्रचार करते थे, ध्यान रखेंगे। ओके, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? 22वें तीर्थकर कौन थे भैया? अरिस्टनेमी। क्या नाम है? अरिस्टनेमी इनका नाम था। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिस्टनेमी थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के कुल 24वें तीर्थकरों में जिन्होंने सबसे पहले ऋषभदेव और 22वें अरिस्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है। ओके, मात्रनामा किस वंश का शासकों द्वारा शुरू किया गया था? मात्रनामा जो है किस वंश के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये दिया गया था सातवाहन। देखिए यानी कि सातवाहन एक वंश है जिन्होंने अपने माताओं का नाम से पहले रखते थे, उसके बाद खुद का नाम था। मात्रनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मात्रनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की थी। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सतकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सतकर्णी रखा था। ओके, उन्होंने जो है कांच के जो है सिक्के भी चलवाए थे, ध्यान रखेंगे, और इन्होंने अपने नाम के पहले सिक्के चलवाए थे। ओके, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? तो ये कहा था चोरी के लिए। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना करी। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। ओके, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? राजा जो है ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, किसने कहा था ऐसा? तो ये गौतम ने कहा था। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की थी। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म का के 4 सूत्रों में से सबसे पुराना, प्रमाणिक और श्रेष्ठ जो है धर्म जो है, याद रखेंगे। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? मालदीव किसने जीता? मालदीव को जीता था आपका राजा राज ने। राजा राज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। इसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया। जिसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश 3वीं सदी में 30वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक राज करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। ओके, कल्पद्रुमु की रचना, ये अजीब सा थोड़ा सा नाम है, आपको बताना है बस। रचना किसने करी थी? ये रचना करी थी आपकी लक्ष्मीधर ने। किसने? लक्ष्मीधर ने। ओके, कल्पद्रुमु की रचना लक्ष्मीधर ने की। वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद्र था और अंतिम राजा जो था वो कौन था भैया? जयचंद था, जो कि मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया। ओके, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिंसपे द्वारा। ओके, जेम्स प्रिंसपे ने 1799 से लेकर 1840 में तक इनका जन्म रहा। एक इंग्लिश विद्वान थे, वह यंग बंगाल आंदोलन का इन्होंने प्रारंभ किया। उसके सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा और सर्वप्रथम उन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ओके, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये प्रथम साक्ष्य मिलते हैं बेलन घाटी से। चावल की खेती के सर्वप्रथम जो है साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुई। यह स्थान उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए स्थल से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है।
यह अग्निवेदिका कहाँ से प्राप्त हुई बताना है। तो यह प्राप्त हुई है कालीबंगन से। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएँ, जूते, जूते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य मिले। जूते के मतलब खेत जो है कैसे खेती करने के लिए जो होते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अगला है पाली ग्रंथों में निगंठना निपुणता किसे कहा गया। ये थोड़े क्लिष्ट शब्द होते हैं हिंदी के, तो आराम से सुन लीजिएगा। ओके, समझ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है महावीर स्वामी के द्वारा महावीर स्वामी ने कहा पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंठना निपुणता कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ओके, किस गुप्त राजा को लिच्छवी द्वैत्र कहा जाता है। लिच्छवी द्वैत्र कहा जाता है। तो यह कहते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्वैत्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छविनी की पुत्री का पुत्र। ओके, मौर्य काल के दौरान राजाओं के राजवंश की वसूली कौन सा अधिकारी करता था। तो अधिकारी का नाम बताना। अधिकारी कौन होते? सहर्ता कहते थे। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी सहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली करना है। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि हुआ करता था। ओके, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था। तो कारण था व्यापार में गिरावट में आना, गुप्त काल के सिक्कों का कम होने तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों का काल का कारण व्यापार में गिरावट था। ओके, निम्नलिखित में अष्टमहास्थान कौन सा नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? तक्षशिला नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थल हैं। पहला है लुम्बिनी, गया, सरनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, साक्यस, राजगृह, वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। ये 8 महास्थान हैं, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी किसके काल में? अशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई। यह पाटलिपुत्र में हुई। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। और क्या रखेंगे? गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान हुआ। किस उम्र पर हुआ? तो 35 वर्ष में। ओके, ये वट वृक्ष था, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का एक मात्र पुत्र था, उनका नाम क्या था? उनका नाम राहुल था। ओके, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, उनका एक पुत्र था, इनका नाम राहुल था, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आज हमने 100 क्वेश्चन करे हैं और टारगेट हमारा 100 क्वेश्चन का ही था। और कल फिर से हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के। और आई थिंक ये 100 मिलाकर 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 में से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें से इनमें से मिल ही जाएंगे। ओके, और अभी तक हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो कल आई थिंक हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो इसको जरूर बताइएगा। ओके, इसकी PDF को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन फीस स्टडी के नाम से आप देखेंगे, चेक करेंगे, वहाँ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।